कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ना डिफरेंस है। एज पर बैलेंस शीट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अलग है एंड एज पर कैश फ्लो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अलग है। ठीक है, बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम क्या क्या लेते थे बता सकते हो? गोपाल बताएगा। गोपाल बताना बेटा, याद कर बैलेंस शीट। जैसे नाम तो बताओ। कैश लेते थे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, चेक इन हैंड या ड्राफ्ट्स इन हैंड, और क्या लेते थे? बताओ, तुमने बैलेंस शीट याद की है, पूरी याद है तुम लोगों को? बताना बताना प्लीज। अलायरा क्या होता था बैलेंस शीट में? और आद्या क्या होता था बैलेंस शीट में? पुनीत बता दे, पुनीत बताइए बेटा। बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या होता था? अर्नब को तो याद ही होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बहुत बढ़िया, ये ताली बजा और अपना मुंह ऐसे बीच में ही दे दे। बैंक ओवरड्राफ्ट। अर्नब क्या होता था? नोट्स तुम्हारे पास ही है ना भव्य? नोट्स या है आपके पास जो मैंने आपको उस दिन दिए थे परसों? आपके पास है बैलेंस शीट वाले नोट्स? किसके पास? देखना एक बार, यही वाले नहीं, बैलेंस शीट वाले। अकॉर्डिंग टू द बैलेंस शीट, सी जब भी हम एसेट साइड बनाते थे तो नॉन करंट एसेट लेते थे, फिर करंट एसेट लेते थे। करंट एसेट में क्या क्या आता था? सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट लेते थे, उसके बाद इन्वेंट्रीज लेते थे, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल लेते थे, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेते थे। तो वो पूछ रहा हूं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है? समीर क्या आता है? हम सबने याद की थी ना, लिखी थी ना बैलेंस शीट। नोटबुक है तुम्हारे पास? तुम्हारी है जिसमें लिखी थी? आद्या है? क्या होता है बेटा बताना जरा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या लिया हमने? 7-8 पेजेस के नोट्स दिए थे आपको, जिसमें मैंने ईच एंड एवरी नोट टू अकाउंट बना के दिया था आपको। 100 टाइम्स बोला है, प्लीज ऑलवेज कैरी माई नोट्स एंड जस्ट मेक अ फाइल ऑफ दैट। है सबर आपके पास? गोपांश कहां है आपके नोट्स? वो फोल्डर का है, और वो फोल्डर कब खुलेगा? एग्जाम्स के बाद? कब? हाँ पुनीत कहां है नोट्स? मिल गए? इसमें नोट्स टू अकाउंट्स है। अर्नब कहां है नोट्स? है सारे नोट टू अकाउंट इसमें है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या था? सबको बोल के बता जरा। कैश इन हैंड, चेक इन हैंड, और ठीक है आगे शॉर्ट टर्म, और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट था। और आगे आपने तो लिखे हुए थे, मेरे को ध्यान है, नोटबुक में भी लिखे थे आपने। ट्रेजरी बिल्स आपने डिस्कस ही नहीं किया कभी। आप क्लब कर रहे हो किसी को, इको को, बिजनेस को यहां घुसा रहे हो। नोट किया थे, बैलेंस शीट नोट बनाए थे ना, नोट लिखवाए थे ना। एक बात बताओ, ये 4 पॉइंट आपके सामने लिखे हुए जब तक नोट्स आ रहे हैं, क्या आपको लगता है ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है एक्चुअली में? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब बता सकता है कोई? व्हाट डू यू मीन बाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? या तो वो कैश हो या वो रेडिली कन्वर्टेबल हो इनटू कैश। एक तरीके से लिक्विड एसेट्स की तरह बात कर रहे हैं हम। यस और नो? क्या कैश जो हमारे हाथ में है वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? जो हमारा पैसा बैंक में पड़ा है क्या है वो? हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिसको मैं मार्केट कर सकता हूं, कभी भी जाके बेच सकता हूं, क्या वो कैश का पार्ट बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। क्या मेरा चेक इन हैंड ये मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है? लिक्विड एसेट्स हम कितने मंथ्स के लिए चेक करते हैं? और आपको पता है चेक और ड्राफ्ट्स की लिमिट कितने मंथ्स की होती है? 3 मंथ्स। अगर आज मेरा एक चेक है, यहां पे डेट सेक्शन है, मैंने डेट, आज क्या डेट है? 10th ऑफ, अगर आज की डेट पे कोई चेक साइन कर दिया ना तो ये 3 मंथ्स तक वैलिड है। अगर मेरे पास कोई चेक इन हैंड है तो ऑलरेडी वो डेटेड चेक होगा और वो 3 मंथ्स तक वैलिड है, तो मैं कभी भी कर सकता हूं। तो क्या ये मेरा लिक्विड नहीं हो गया? तो क्या ये कैश का पार्ट नहीं बन जाएगा? एक डिफरेंस है कैश फ्लो में। अगर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो वो इसमें ऐड हो जाते हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स भी। कैश फ्लो वाले नोट्स तो है ना आपके पास? देखो उसमें क्या करंट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स इन हैंड, ड्राफ्ट इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, सब लिखा हुआ है। अब आप देखो बैलेंस शीट में करंट एसेट में सबसे पहला आइटम लेते थे हम करंट इन्वेस्टमेंट, हमने कैश फ्लो के लिए उसे डाल दिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ये बात समझ में? ये डिफरेंस आपको याद है। सो फॉर कैश फ्लो ये सब आइटम्स तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हैं, पर करंट इन्वेस्टमेंट भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनेगी। आई बात समझ में? यस और नो? नोट्स खोलो अपने एक बार और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे डालो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। हाँ गोपांश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिखा हुआ है, नहीं बोला था इसने? बेटा बैलेंस शीट वाला जब आपने नोट टू अकाउंट पढ़ा था, पॉइंट समझ आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं और क्यों समझाना चाह रहा हूं उसका रीजन अभी बता रहा हूं। बट एक बात समझ आ गई कि अगर मुझे कैश फ्लो के लिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेना है तो मुझे करंट इन्वेस्टमेंट में भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसका रीजन बताता हूं क्या है कि मैंने ये पॉइंट क्यों उठाया। ठीक है, कोई सेपरेट उठाने वाला पॉइंट नहीं था, बट फिर भी देखना। अभी हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाला, ठीक है, उसके बाद हमने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकाला है, उसके बाद हमने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकाला है। मान लो ये पॉजिटिव था
यानी ये कैश फ्लो था, मान लो ये नेगेटिव था यानी कैश यूज था, मान लो ये भी नेगेटिव था कैश यूज था, तो एक नेट कैश फ्लो आएगा। मान लो वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, ये सुनो, यानी मेरे पूरे कंप्लीट ईयर में या तो कैश पॉजिटिव हुआ होगा या नेगेटिव हुआ होगा या नो चेंज रहा होगा, यही तीन एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं और रिकंसाइल क्यों कर रहे हैं देखना। अब हम क्या करते हैं, तीनों एक्टिविटीज का टोटल करते हैं तो मेरा नेट कैश फ्लो आता है, यस और नो। अगर इस नेट कैश फ्लो में मैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर दूं तो ये अगर क्लोजिंग के इक्वल आया तो मेरी पूरी कैश फ्लो ठीक है। क्यों, मैं रीजन बता रहा हूं एग्जांपल से। मान लो मुझे बैलेंस शीट गिवन है प्रीवियस ईयर की, प्रीवियस ईयर का मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकॉर्डिंग टू कैश फ्लो, जो हमारे आइटम्स करंट इन्वेस्टमेंट और एंड सो ऑन सारा, उस सब का टोटल करके आ रहा था 5 लाख रुपीस। कितना आ रहा था? 5 लाख रुपीस आ रहा था। और इस ईयर जब हमने कैश फ्लो तीनों एक्टिविटीज का निकाला तो वो आया प्लस 1 लाख रुपीस। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे, इस ईयर के एंड में, एंड ऑफ करंट ईयर, मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए भोवे? कितना होना चाहिए? 6 लाख। कैसे? या लास्ट ईयर मेरे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था? 5। इस साल मैंने पूरी एक्टिविटीज का सम अप किया और मेरा नेट कैश फ्लो कितना आ रहा है? तो एंड में 6 ही बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ? नेट कैश फ्लो में, जो मैंने यहां बोला, अगर मैं नेट कैश फ्लो में ओपनिंग ऐड कर दूं तो वो क्लोजिंग के इक्वल आना ही चाहिए। और अगर वो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? मेरा क्वेश्चन गलत है। ये 6 आइटम्स ऐड करने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए, आपको अलग से नहीं आएगा। सो अगर मैं अब कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट पे जाऊं तो ये निकल के आता है फॉर्मेट, डेट वेट पूरी डाल लेंगे आप, तो कुछ इस तरीके से, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यहां आता है मेरा नेट कैश फ्लो, इसे मैं बोलता हूं ए, इसे मैं बोलता हूं बी, इसे मैं बोलता हूं सी। तो नेट कैश फ्लो क्या हो जाएगा मेरा? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो ये अमाउंट जो आएगा ये होगा मेरा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और ये आपको बैलेंस शीट में गिवन होगा। तो ये सही आया तो इसका मतलब आपका पूरा क्वेश्चन पॉइंट समझ आ गया। मैं इस चीज को एक क्वेश्चन से करके देखें, है ना? आप एक क्वेश्चन करते हैं प्लीज। जिसके पास नोट्स नहीं है तो आज अपने नोट्स पूरे करके घर जाना। कह रहा है फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। बैलेंस शीट दे रखी है मुझे 2 इयर्स की, 22 एंड 21 की। ठीक है, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। ठीक है, मेरे पास शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस है। रिजर्व एंड सरप्लस का मेरे पास नोट भी है और हमारे लिए जरूरी भी है। क्यों रिजर्व एंड सरप्लस का नोट होना? कि मुझे कहां रिक्वायरमेंट होगी? एनपीबीटी में। ठीक है, फिर मेरे को करंट नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखी है, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन दे रखे हैं, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन का भी नोट दे रखा है और होना भी जरूरी है क्योंकि मुझे यहां से क्या मिलता है? प्रोविजन फॉर टैक्स। आपको भी पता है प्रीवियस ईयर वाले प्रोविजन को मैं क्या करता हूं? पे करता हूं इस बार ऑपरेटिंग में, और करंट ईयर वाले प्रोविजन को मैं एनपीबीटी में ऐड करता हूं। ठीक है, उसके बाद मुझे एसेट्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों दे रखे हैं। करंट एसेट्स में देखना, करंट एसेट्स में मुझे करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है, इन्वेंट्री दे रखी है, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है और कैश एंड बैंक दे रखा है। अब ध्यान से सुनना, मेरे को यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है और कैश एंड बैंक अलग दे रखा है। तो मैं जब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालूंगा ना तो इन दोनों को ऐड करूंगा। तो जब तक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसके बाद मुझे रिटेन्ड अर्निंग्स दे रखी है रिजर्व एंड सरप्लस में नोट्स में। उसके बाद मुझे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में मॉर्गेज लोन दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, प्रॉपर्टी में प्लांट लैंड, इंटेंजिबल में मुझे गुडविल दे रखी है। अब सुनना, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि फिक्स्ड एसेट पे कौन सा डेप्रिसिएशन लग रहा है वो कैसे पता चलेगा। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दे रखा है तो लगता है एसएलएम, और नहीं दे रखा तो कौन सा लगता है? डब्ल्यूडीवी। और जब डब्ल्यूडीवी होता है तो हमें एक ही अकाउंट बनाना होगा, और जब दोनों चीजें दे रखी होती है तो मुझे दोनों अकाउंट बनाने। तो इस क्वेश्चन में कौन सा है बताना देख के। मेरे पास 2 एसेट है, लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी, और दोनों एसेट पे मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो मेरे लिए ये हो गया डब्ल्यूडीवी। सो मुझे इन दोनों का इंडिविजुअल एक एक अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। आगे नीचे दे रखे गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, आपको पता है गेन मिल गया हमें। उसके बाद कह रहा है डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी वाज प्रोवाइडेड एट द रेट 10% ऑन द लास्ट ईयर बैलेंस, 10% लगा देंगे लास्ट ईयर के बैलेंस पे। इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज दे रखा है, मॉर्गेज लोन दे रखा है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 21-22 वाज 32,000, पिछले साल 22,000 की प्रोविजन बनाई थी। 4th पॉइंट को स्टार मार्क कर लो, इस पे डिस्कशन सेपरेट रहने वाला है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मुझे निकालना है तो मैं एनपीबीटी निकाल लूं सबसे पहले। तो